मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए क्लास ऑफ बायोलॉजी। बने रहिए हमारे साथ। जीवों में जनन चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। इससे बनने वाले नीट, पीजीटी, टीजीटी जितने भी बायोलॉजी से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखिए पंचानन महेश्वरी 1904 से 1966। देखिए इनके बारे में क्या पूछा जाएगा, ये किन पहलुओं पर कार्य किया, भ्रूण विज्ञानी पहलुओं पर कार्य किया, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना की। दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना किसने की? पंचानन महेश्वरी ने की। और आजकल ये ऊतक संवर्धन तथा भ्रूण विज्ञान के अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र है। कई बार क्वेश्चन ये वाला ट्रेंड किया है, स्टार लगा लीजिए कि ऊतक संवर्धन केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। नेक्स्ट टॉपिक पर नज़र डालते हैं। जीवों में जनन। जनन प्रक्रिया में कोई भी जीव अपने समान छोटे जीव को जन्म देता है, अर्थात अपनी संतान को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। वही इससे सिंपल जनन की परिभाषा आपको नहीं मिलने वाली है। सीधी सी बात है कि जब कोई भी जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है या अपनी संतान को जन्म देता है उसे हम जनन कहते हैं। अब छोटे से जीव में वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद नई संतानें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार जन्म, वृद्धि, मृत्यु का चक्र चलता रहता है और जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखता है। तो जन्म, वृद्धि, मृत्यु ये चक्र चलता है, इसी को हम जीवन चक्र कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जीवों में जनन की दो विधियाँ, कितनी विधियाँ हैं? दो विधियाँ, एक अलैंगिक विधि है और एक लैंगिक विधि है। देखिए कितने सिंपल शब्दों में आपको हम अलैंगिक विधि समझा रहे हैं। थोड़ा सा जूम कर लीजिए, ये दिख नहीं रहा है भाई, ऐसा। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक अथवा गैमेट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा उसकी अनुपस्थिति में हो, ये जनन अलैंगिक होता है। मतलब मेल और फीमेल दो की ज़रूरत ना हो, कोई एक जीव ही नई संतान को बनाए तो वो जनन कैसा होता है? अलैंगिक होता है। अभी हम आगे बताएंगे अलैंगिक जनन किस किस में होता है और क्या होता है। और जब दो जनक विपरीत लिंग वाले अर्थात एक नर और एक मादा जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक गैमेट बनते हैं तो यह लैंगिक जनन होता है, जिसमें नर और मादा दोनों भाग लें अर्थात लैंगिक अंगों का प्रयोग किया जाए वो लैंगिक होता है। जिसमें लैंगिक अंगों का प्रयोग न किया जाए वो अलैंगिक जनन होता है। अब देखिए अलैंगिक जनन को हम फिर समझा रहे हैं। इस विधि में एकल जीव यानी अकेला एक जीव संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के स्वरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एक समान होती है। आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीव को क्लोन कहा जाता है। आकारिकी और आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों को हम क्या कहते हैं? क्लोन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोन। क्लोन कई बार पूछा गया है। क्लोन किसे कहते हैं? जो आकारिकी और आनुवंशिक दोनों रूपों में बिल्कुल समान हो, ऐसे जीवों को हम क्लोन कहते हैं। और जो अलैंगिक विधि से उत्पन्न होते हैं जीव, वो आकारिकी और आनुवंशिक रूप से एकदम समान होते हैं। किसके समान होते हैं? अपने पूर्वज अर्थात जिससे वो उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। अब जैसे अलैंगिक जनन की विधियां हम देखते हैं। कोशिका विभाजन, प्रजीव तथा एक केंद्र की जीव, प्रोटिस्टा और मोनोरा, मतलब ऐसे जीव जिनमें एक ही कोशिका होती है, में जनक कोशिका दो भागों में बट जाती है। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है और ये दो भागों में बट गई, ठीक है, तो ये क्या हो गया? लैंगिक जनन।
वो सॉरी अलैंगिक जनन हो गया, 2 भागों में विभक्त हो जाती है और नए जीव को जन्म देती है। अतः जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार के जनन की क्रिया विधि है। ठीक है, अगला देखिए जनन की विधि, ये द्विखंडन भी है। इसमें एकल कोशिका 2 भागों में बट जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से वृद्धि कर जाता है, जैसे अमीबा पैरामीशियम। मान लीजिए ये आपका अमीबा रहा है, ठीक, ये आगे चलकर क्या होगा, इस तरीके से बनेगा और आगे 2 भागों में बट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है द्विखंडन। या अमीबा को 2 भागों में काट दिया जाए तो ये वाला भाग भी एक अमीबा बना लेगा, ये वाला भाग भी एक अमीबा बना लेगा, ये इससे बना, ये इससे बना, दोनों भाग एक एक अमीबा बना लेंगे, तो इसको हम द्विखंडन कहते हैं, यानी 2 खंड हो जाना कलिकाओं द्वारा। कभी कभी ऐसा होता है कलिकाएं निकल आती हैं किसी तने पर और उन कलिकाओं को तोड़कर जब अलग कर दिया जाता है मूल पौधे से तो एक नया पौधा बन जाता है, तो इसको हम कलिकाओं द्वारा कहते हैं। ऐसा ईस्ट में होता है, ईस्ट में विभाजन कलिकाओं द्वारा होता है। इनमें कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और प्रारंभ में जनक कोशिका से जुड़ी रहती है और बाद में अलग होकर नए जीव को निर्माण करती है। इस तरीके से ईस्ट कोशिका होती है ये। अब इसमें क्या होता है, ये बड निकल आई, ये क्या निकला है, बड, या इसको हम कहेंगे कलिका। क्या कहेंगे, कलिका। और ये कलिका इतनी टूट के मूल पौधे से अलग हो गई और इसने पूरा ईस्ट कोशिका नहीं बना दी। तो ये होता है कलिकाओं द्वारा। अगला है पुटी भवन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुटी भवन, इस पर स्टार लगाया जाए। विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाप संकुचित कर लेता है और अपने चारों ओर एक त्रिस्तरीय आवरण स्रावित करता है, जिसे पुटी अथवा सिस्ट कहते हैं। इस परिघटना को हम पुटी भवन कहते हैं। अमीबा जो होता है, अभी हमने आपको बताया अमीबा इस तरीके से होता है, इसमें स्यूडोपोडिया होते हैं जिनको पादाप कहते हैं। ये क्या करता है, पादाप इकट्ठा करके एक छोटी सी गेंद जैसी संरचना बना लेगा और इसके चारों तरफ 3 लेयर्ड संरचना बनाएगा। ठीक है, त्रिस्तरीय कठोर आवरण बना लेगा और प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं उनको पार कर जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं। इसको कहेंगे पुटी या फिर सिस्ट कहेंगे, पुटी या फिर सिस्ट कहेंगे। और इस पुटी या सिस्ट बनने की परिघटना को हम पुटी भवन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में पुटी भवन पुटीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है तथा अनेक सूक्ष्म बीजाणु स्यूडोपोडियोस्पोर, इनको क्या कहेंगे, स्यूडो। जब भी आप इसने क्या किया, एक गेंद जैसी संरचना बना ली थी, हमने बताया था अमीबा ने, और उसके ऊपर 3 लेयर्ड इस तरीके एक कठोर आवरण बना लिया। जब इसने क्या हुआ, इसका प्रतिकूल समय गुजर गया, अनुकूल समय आया, पानी मिला इसको, तालाब पोखरों आदि में पाया जाता है, मान लीजिए इसको मिल गया पानी, ऐसी स्थिति में क्या करेगा, ऐसी स्थिति में ये जो ऊपर वाली लेयर है ये विभाजित हो जाती है, ये विघटित हो जाती है और अमीबा जो है इधर, यहाँ से ये छोटे छोटे तमाम स्पोर बन जाएंगे और इनको हम क्या कहेंगे, स्यूडोपोडियोस्पोर कहेंगे। और प्रत्येक स्यूडोपोडियोस्पोर से एक नया अमीबा बन करके तैयार हो जाता है। इस तरीके से नए अमीबा विकसित हो जाते हैं। पुटी की भित्ति फट जाने के कारण परिक्षेत्र में माध्यम में विमोचित हो जाते हैं और अनेक अमीबा विकसित होते हैं। इस सब क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। इस सब क्रिया को क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। चलिए ठीक, अब है चल बीजाणु। बीजाणु भी 2 तरीके के होते हैं। बीजाणु जनन का मतलब होता है बीजाणुओं का बनना। एक चल बीजाणु होते हैं, पंजाबी जगत, ये गलत लिखा हुआ है, पंजाबी जगत नहीं है भैया, ठीक है, इसको हम सही कर लें, ये है फंजाई जगत। फंजाई जगत यानी फफूंदी, फंजाई जगत फफूंदी। फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल अलैंगिक जनन द्वारा चल बीजाणु, अलैंगिक जनन चल बीजाणु द्वारा कहते हैं, जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी जनन संरचनाओं, मतलब जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी जनन संरचनाओं होती हैं, कोई आंसर ही नहीं, ये तो गलत लिखा है। मतलब कहने के लिए कि जो चल बीजाणु होते हैं वो इतने छोटे होते हैं जिनको सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। इस तरीके से ये इनमें चल बीजाणु होते हैं। ऐसे ये बीजाणु है, इसमें ये फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, तो इनको चल बीजाणु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य सामान्य लैंगिक जनन संरचनाएं जैसे कोनिडिया पेनिसिलियम में होता है, पेनिसिलियम में कोनिडिया से होता है जनन। और जैसे मान लीजिए ये पेनिसिलियम है, ऐसे तरीके से बना हुआ है ऐसे, और इसमें छोटे छोटे कोनिडिया निकल आते हैं। पेनिसिलियम में क्या निकल आते हैं,
कोनिडिया ऐसे करके। और जहाँ पर होता है कोनिडिया उसको इसको क्या कहेंगे, कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर। और ये कोनिडिया होते हैं। ये कोनिडिया मात्र पौधे से अलग हो जाते हैं और ये कोनिडिया पूरा कवक जाल नया बना देता है। तो इसको हम कहते हैं कोनिडिया द्वारा। ठीक है, पेनिसिलियम में किसमें होता है, पेनिसिलियम में। और कलिका हाइड्रा में। हाइड्रा इस तरीके से होता है और इसमें कलिकाएं निकल आती हैं यहाँ पे से। ये कलिका अलग हो जाएगी इतनी और पूरा हाइड्रा नया बन जाएगा। तो ये होता है कलिका। हाइड्रा में क्या द्वारा, कलिका द्वारा होता है। तथा जैमूल स्पंज। स्पंज जो कोशिका होती है, स्पंज कोशिका में जैमूल बनता है। ठीक है, और उस जैमूल से ऐसे स्पंज कोशिका है, इसमें अलग से ऐसे जैमूल बना, जैमूल अलग हट के अलग हो गया। तो ये जैमूल द्वारा होता है स्पंज में। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको बड़ा गौर से देखिएगा कि कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, पेनिसिलियम में होता है। कलिका द्वारा किस में होता है, हाइड्रा में होता है। और जैम्यूल द्वारा किस में होता है, स्पंज में होता है। 3 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन। पादपों में कायिक प्रवर्धन को उपरिभूस्तरी, प्रकंद, शकरकंद, उपरिभूस्तरी जमीन के ऊपर जो चलते हैं उनमें प्रकंद हैं, शकरकंद हैं, बल्ब और भूस्तरी सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्धन यानी प्रोपेग्यूल कहलाती हैं। ठीक है, अगला है पुनरुद्ध भवन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन यानी दोबारा निर्माण होना किसी टूटे फूटे अंग का। कुछ जीवों में यदि शरीर को अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग वृद्धि करके एक नए जीव को विकसित करता है। जैसे हाइड्रा, अमीबा, इनको आप किन्हीं भागों में काट दीजिए, ये दोबारा उतने ही नए जीव तैयार हो जाएंगे। तो इनको पुनरुद्ध भवन कहते हैं। अच्छा हुआ कि पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया मनुष्यों में नहीं होती है, नहीं तो कोई किसी को काटता ही नहीं। आलू में जनन कंद पर स्थित कलिका जिसे आँख कहते हैं। जो लोग आलू के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो इसको जानते होंगे, आँख को। आँख क्या होती है, इसके द्वारा होता है जनन। किसके द्वारा था, आँख के द्वारा। केले अदरक में प्रकंद में नन्ही सी कलिका निकली होती है, आपने देखी होगी। और इसी प्रकार गन्ना में पर्व संधियाँ, गन्ना इस तरीके का होता है और ये गन्ना, ये पर्व संधियाँ होती हैं। ये बीच वाला भाग होता है इंटरनोड। क्या होता है, इंटरनोड। और ये होता है पर्व संधि यानी नोड। तो यहाँ से किले से निकलते हैं ऐसे गन्ने में, और ये किले इनको ज़मीन में काट के यहाँ से गड़ा दिया जाए, नया पौधा तैयार कर देंगे। ब्रायोफिल्लम अथवा पत्थरचटा की पत्तियों के किनारे अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अच्छा, ये ब्रायोफिल्लम होता है, इसकी अगर पत्ती मान लीजिए ये ज़मीन पे गिर जाए तो यहाँ से छोटी छोटी जड़ें पहले फूट जाती हैं। पहले क्या फूट जाती हैं, छोटी छोटी जड़ें फूट जाती हैं पत्ती में, और उसके बाद में इससे नया पौधा तैयार हो जाता है। ये ब्रायोफिल्लम का स्थिति कई बार ट्रेंड किया हुआ क्वेश्चन है ब्रायोफिल्लम। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक जीव में, अब देखिए अलैंगिक जनन मैं आपको बता चुका हूँ, अब हम बता रहे हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में सुनिए भाई, लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा विपरीत लिंग वाले, यानी 2 जीव होंगे, या तो एक से जीव होंगे या फिर 2 विपरीत लिंग वाले नर तथा मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। तो लैंगिक जनन में पहले क्या होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा युग्मक का निर्माण होगा। ये युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज धीरे धीरे नए जीव का निर्माण करता है। तो जब भी लैंगिक जनन के बाद कोई कोशिका बनती है, तो लैंगिक जनन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है लैंगिक जनन के बाद कौन सी कोशिका बनती है। लैंगिक जनन के बाद जब भी बनता है तो वो जाइगोट, हिंदी में उसको युग्मनज कहते हैं, और जीवन की पहली कोशिका भी जाइगोट है। ठीक है, अब इसके आगे हम आपको बताते हैं एक जीव जो लैंगिक जनन से उत्पन्न होता है अलैंगिक जनन की तुलना में धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है उसे संतानें जो उत्पन्न होती हैं जनकों के बिल्कुल समरूप नहीं होती हैं। अभी आपने क्या पढ़ा था
कि जनकों के समरूप होती हैं लैंगिक जनन में, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं क्लोन। ठीक है, जो आनुवंशिक और आकार की रूप से समान होती हैं। और इसमें स्पष्ट कह रहा है, देखिए, बिल्कुल समान नहीं होती हैं। अर्थात जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने माता पिता के समान तो हैं, लेकिन बिल्कुल समान नहीं है। पहचाना जा सकता है हम लोगों को अलग अलग। ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे हमारी पीढ़ी हमसे बिल्कुल समान नहीं होगी, फिर हमसे अगली वाली पीढ़ी बिल्कुल, इस तरीके से धीरे धीरे विकास होता है। तो सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोरावस्था कहलाता है और पादपों में ये कायिक प्रावस्था कहलाता है। तो जो जनन की प्रावस्था होती है, जनन से पहले की प्रावस्था किशोरावस्था, इसके बाद जनन प्रावस्था, और पौधों में इस अवस्था को हम कायिक प्रावस्था कहते हैं। किशोरावस्था, कायिक प्रावस्था की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का आरंभ है। ठीक है, तो जनन पूर्व प्रावस्था है ये। अब देखिए, गेहूँ, धान, आलू जैसे 1 वर्षीय पौधे होते हैं। नारियल, आम बहुवर्षीय पौधे होते हैं। कुछ पौधे जिनमें विशेष मौसम पर प्रजनन होता है, फल आते हैं, मौसमी कहलाते हैं। और जिनमें वर्ष भर होता है, पुष्पीकरण होता है, वो क्या होते हैं? सतत प्रजनक होते हैं। जिनमें वर्ष भर होता है पुष्पीकरण, वो क्या कहलाते हैं? दिया नहीं है इसमें भाई, चलो हम बता रहे हैं। जिनमें वर्ष भर होता है वो सतत प्रजनक होते हैं। कैसे होते हैं? सतत प्रजनक। ठीक है, और जिनमें एक मौसम पे प्रजनक होता है, जैसे मान लीजिए आम है, ये मौसमी है। ठीक है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, दूब घास है, ये सतत प्रजनक है। जीव एनिमल्स में आ जाइए, मनुष्य जो है वो सतत प्रजनक है, हमेशा संतानें उत्पन्न होती हैं वर्ष भर। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कुत्ते वगैरह, ये एक विशेष मौसम पे करते हैं, तो ये मौसमी प्रजनक होते हैं। बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी बुक का कि बांस की प्रजाति में 50 से 100 वर्षों में केवल एक बार पुष्प होता है। और स्ट्राबिलेंथस कुनियाना, या इसको हम नीला कुरंजी भी कहते हैं, इसलिए इसको नीले रंग से लिखा गया है, नीला कुरंजी। 12 वर्षों में एक बार पुष्प आता है। ठीक, इस पादप में सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए, जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु की पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पुष्पों का कालीन सा बिछा है। अच्छा, ये कहाँ होते हैं? ये नीलगिरी पर्वत पर होते हैं। ठीक है, नीलगिरी पर्वत पर। जनन प्रावस्था के दौरान की अवस्था मादा के अंडाशय की सक्रियता में जो चक्रीय या सहायक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स में जो परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारी जैसे गाय, भेड़, चूहा, हिरण, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखें, इन्हें मध चक्र, ओएस्टस साइकिल कहते हैं। देख लीजिए ओएस्टस साइकिल कितने लोगों में, गाय में होता है, भेड़ में, चूहा में, हिरण, कुत्ता, चीता, ये जो हैं ऐसे स्तनधारी हैं। प्राइवेट लिखा है, ये नॉन प्राइमेट होता है। क्या होता है? ये वाला जो नॉन प्राइवेट लिखा है, ये नॉन प्राइमेट। मनुष्य क्या है? मनुष्य प्राइमेट में है, नॉन प्राइमेट। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? मधचक्र कहते हैं। अब आ जाइए प्राइमेट में। प्राइमेट में जैसे बंदर है, एप्स है, मनुष्य, ये प्राइमेट में होते हैं। इनमें जो होता है इसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। अब ऋतुस्राव क्या होता है अभी हम बताएंगे आपको। ऋतुस्राव क्या होता है इसमें आगे। जो 14 से 16 वर्ष की अवस्था में पहला मासिक धर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उस मासिक धर्म को हम कहते हैं रजो दर्शन। क्या कहते हैं? रजो। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, रजो दर्शन पहला जो होता है। ठीक है, इसके बाद में जो लगातार होते हैं उनको ऋतुस्राव या मासिक धर्म कहते हैं। और जो सबसे 45 से 50 वर्ष या 45 से 48 वर्ष की अवस्था में जो अंतिम मासिक धर्म होता है, इसके बाद मासिक धर्म होना बंद हो जाता है, उसको कहते हैं रजो निवृत्त। उसको क्या कहते हैं? रजो निवृत्त। ये भी नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसको कहते हैं रजो निवृत्त। ठीक है, नेक्स्ट मौसमी प्रजनक। अभी हम बता चुके हैं आपको, ऐसे जीव जो विशेष मौसम पर जनन करते हैं मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। जिससे कुत्ता सतत प्रजनक,
ऐसे जीव जो वर्षभर प्रजनन करते हैं सतत प्रजनन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य है। युग्मक जनन, जीवों में 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होते हैं, अर्थात जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक उत्पन्न होते हैं। अब होता क्या है इसके बारे में पूरा बता दें आपको। युग्मक जो होते हैं, जैसे मान लीजिए जनन कोशिका है और नर में क्या होता है, जो वृषण में जर्मिनल एपिथेलियम होती है उसकी कोशिका होती है। उस कोशिका में पहले विभाजन होगा समसूत्री, फिर द्वितीयक समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। फिर इन कोशिकाओं में सूत्री अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर कोशिकाएं बनेंगी वो n होंगी, क्या होंगी n, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी और यहाँ तक ये 2n रहती हैं, इतनी कोशिकाएं 2n रहती हैं, तो ये नर युग्मक कहे जाएंगे, ठीक है। और मादा में भी यही होता है तो वो मादा युग्मक कहे जाते हैं। अब देखिए आगे इसमें दिया है NCERT जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं वो प्रश्न हैं, इनमें वही प्रश्न है जो हम आगे अभी आपको बता चुके हैं, सबरे वही है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन वही हैं इनको अभी हम बता चुके हैं। देखिए ये बढ़िया चीज़ आ गई है, हम आपको बता दें इसको। ये देखिए पुष्प की संरचना दी हुई है, इसमें जो फूल होता है ये रंगीन वाला होता है पेटल और नर पार्ट होता है एंथर, और जिसके ऊपर ये परागकोश लगा होता है इसको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये वाला भाग ये होता है फिलामेंट, और ये स्टाइल होता है और इसके ऊपर ये वर्तिका होती है, क्या होती है, वर्तिका या स्टिग्मा, ठीक है। और ओवरी ये दी हुई है नीचे, और ये जो ग्रीन कलर के होते हैं इस तरीके से दोनों तरफ, लेकिन इनको सेपल्स कहते हैं, ठीक है। ये इधर पुष्पी भाग हैं, ठीक। अब इसमें पहचानना है आपको कौन सा द्विगुणित है, ये पता करना है कौन सा द्विगुणित है। देखिए हम आपको बताते चलें। अंडाशय, अंडाशय क्या होता है, द्विगुणित होता है, 2n होता है अंडाशय। और परागकोश ये भी 2n होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर आधी नहीं होती है। अंड या डिम्ब ये अगुणित होता है, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनता है, इसलिए यहाँ गुणसूत्रों की संख्या n हो जाती है। परागकण, परागकण भी अगुणित होता है, यहाँ भी गुणसूत्रों की संख्या। नरयुग्मक वही परागकण, उसी को नरयुग्मक कहते हैं, दोनों एक ही बात है। और जाइगोट, जब नर और मादा युग्मक यानी एक n मादा युग्मक और एक n परागकण नर युग्मक ये वाला दोनों मिलेंगे, दोनों n है तो 2n हो जाएगा, ये सिस्टम होता है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, बाह्य निषेचन। अच्छा बाह्य निषेचन क्या है, जो शरीर के बाहर, कभी कभी ऐसा होता है मादा के शरीर के अंदर जो शुक्राणु पहुंचाए जाते हैं, नरयुग्मक पहुंचता है तो वो अंतःनिषेचन होता है। मनुष्य है, भैंस है, गाय है, सब अंतःनिषेचन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नर ने भी अपने शुक्राणु छोड़ दिए, मादा ने भी अपना एक छोड़ दिया, और इन दोनों का शरीर के बाहर निषेचन होता है, इसको बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। ये स्थिति होती है। और जो इसको हम बता चुके हैं आपको, चल बीजाणु होता है, युग्मनज जाइगोट होता है, और ये युग्मक जनन की प्रक्रिया बीजांडवनत, ये सारी चीज़ें जो हम आपको बता चुके वही हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। मक्का, ये देखिए नाम देख लीजिए, मक्का जियामेज है, खजूर कोनिक्स सिल्वेक्ट्रिस है, और पपीता केरिका पपाया, ये इनके नाम दिए हुए हैं। ये एक लिंगाश्रयी पौधे हैं, कैसे हैं, एक लिंगाश्रयी, इनमें नर मादा अलग अलग पौधों पर होते हैं, ठीक है। मक्का और खजूर और पपीता, ठीक है। मक्का में तो नर और मादा एक ही पौधे पे होता है, ठीक है, गलत दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आई अंड प्रजनक, ठीक है। अंड प्रजनक ऐसे जीव जो अंडे को जन्म देते हैं, मतलब बच्चे को नहीं अंडा देते हैं, वो अंड प्रजनक कहे जाते हैं। और जो जीवित बच्चे को जन्म देते हैं वो सजीव प्रजनक कहे जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अंड प्रजनक कौन है, विविपोरस ये कहलाते हैं, ये ओविपोरस कहलाते हैं। तो ये कौन कौन है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए चैप्टर समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में कल, इंतज़ार करिए, तब तक के लिए नमस्कार।